हेलो, वेलकम टू मौर्य। और आज आपको, जैसे कि आपको पता है कि केवीएस की वैकेंसीज आ चुकी हैं और अब हमें क्या करनी है, हमें करनी है प्रिपरेशन, तैयारी। और तैयारी करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। हम यहाँ पर केवीएस की तैयारी करेंगे और मैं आपको पढ़ाऊंगी पेडागोजी। हमारा पेडागोजी जो है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी, टीचिंग की जिसमें बात होती है, उस टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे। लेकिन कुछ भी शुरू करने से पहले हमारे पास प्रिपेयर होना चाहिए एक उसका पूरा फ्रेमवर्क कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस टॉपिक में से कितना कितना पढ़ना है। तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए सिलेबस। और सिलेबस सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, हमें समझ होनी चाहिए सिलेबस की बेसिकली कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो वो सिलेबस में क्या है। अगर आप लोगों ने पहले प्रिपरेशन की हुई है, आपने सिलेबस देखा हुआ है, तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी बेसिकली कि क्या है ये जो सिलेबस है। जैसे कि आपको पता होगा, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, कि पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी सबका जो सिलेबस है एकदम सेम है। ठीक है, सबकी जो क्वेश्चंस का जो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत मार्क्स का वेरी कर रहा है, लेकिन सिलेबस सेम है। आपको किसी भी चीज़ के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस क्लासेस में ये जो सेशंस चलेंगे, इसमें आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सारा कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सिलेबस से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हम कहते हैं शुरुआत से शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत में हमारा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है हमारा सिलेबस। तो आज हम किसके, केवीएस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और जानेंगे बेसिकली कि हमारे लिए केवीएस में क्या है, हमारा दिया हुआ क्या है। तो हमें उस चीज को अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, हम किसको डिस्कस करेंगे, केवीएस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जिसको जो हम उसको किसी यूनिट में रख सकते हैं, एजुकेशन एंड पेडागोजी। इसका नाम कुछ अलग कर दिया गया है अभी, जो है कुछ उसका नाम पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इस नाम से आपके सिलेबस में जो पेडागोजी का जो पार्ट है वो दिया गया है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि इस टॉपिक के अंडर जो ये है आपका, ये आपका पार्ट 3 है आपके सिलेबस में। आपके 2 अलग पार्ट और होंगे, एक पार्ट इसके बाद में होगा। आपके 4 पार्ट का सिलेबस होगा पूरा, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक सारा इंक्लूड करके देखा जाए। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ पेडागोजी की, सिर्फ टीचिंग से रिलेटेड जो हमारा है वो है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। इसी नाम से पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सब में ये दिया हुआ है। इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आपको दिख रहा है। 5 पार्ट्स में डिवाइड करके सिलेबस को आपके सामने प्रेजेंट किया गया और इसके हिसाब से क्वेश्चंस असाइन किए गए हैं कि किस में से कितने नंबर का क्या आएगा। अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करते हैं कि पीजीटी में आपके 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चंस आएंगे आपके पीजीटी में आउट ऑफ 180। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल 180 में से आपका जो 40 जो है वो पीजीटी में आएगा। टीजीटी में भी सेम है, 40 ही होगा। पीआरटी के लिए, पीआरटी वालों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अपन कह सकते हैं कि ये जो एक सबसे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट उनके लिए है कि इसमें से 60, ये आपका 60% जो कह सकते हैं, 60 क्वेश्चंस जो है आपके 1 आउट ऑफ 180, 60 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। और यहाँ पर सारे क्वेश्चंस यही नहीं आएंगे कि ठीक है आपको सब चीज़ों के लिए आपको बहुत बहुत याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, नहीं। इसमें क्वेश्चंस अगर आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो आप अपनी समझ के बेसिस पर भी जो क्वेश्चंस हैं उनको आप कर सकते हैं। तो ये 5 वे में दिया हुआ है। अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के हिसाब से क्वेश्चंस असाइन यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में जो हमारा फर्स्ट यूनिट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसमें से 10 क्वेश्चंस। फिर बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, इसमें से हमारे 15 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, इसमें से टोटल आपके 10 क्वेश्चंस कवर होंगे। 4 क्वेश्चंस यहाँ से, 4 क्वेश्चंस यहाँ से, ठीक है, और 2 क्वेश्चंस आपके ये किस में हो रहे हैं, पीजीटी में हो रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं जब टीजीटी की, जब हम बात कर रहे हैं टीजीटी की, तो टीजीटी में आपके जो आपकी फर्स्ट यूनिट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसमें से आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपकी जो सेकंड यूनिट है अंडरस्टैंडिंग
द टीचिंग लर्नर। जो टीचिंग लर्निंग है इसमें से आपके कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं टीजीटी में। फिर इसके बाद में है क्रिएटिंग कंड्यूसिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, इसमें से आपके 6, इसमें से जो टोटल आपका जो है इसमें से 6 क्वेश्चंस, आपके 4th पार्ट में से 6 क्वेश्चंस, एंड जो आपका लास्ट बच रहा है उसमें से 3 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपका आपके टीजीटी में आपके जो क्वेश्चंस का जो इस तरीके से उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर रखा है, समराइज इस वे में डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। और अगर अपन बात कर रहे हैं पीआरटी की, तो पीआरटी में ऐसा कुछ स्पेसिफिक आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, मतलब कि जो आपका सारा अगर आप इसको पढ़ोगे तो पीआरटी में आपके 60 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। आप कह सकते हैं कि आपके यहाँ पे 60 मार्क्स आउट ऑफ 180 इसमें कवर हो रहे हैं। तो अब आपको ये पता चल ही गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप प्रिपरेशन करोगे और यहाँ पर ये जो टॉपिक है, ये अपन कह सकते हैं कि पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, जो पेडागोजी का जो पार्ट है, अगर ये हमने से अच्छे से कर लिया तो हमारा कह सकते हैं कि एक तरीके से हम अपनी अपनी एक जो सीट है, जो केवीएस में अपनी जो वैकेंसी है उसको हम कंफर्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, हम उसमें पक्का कर रहे हैं। तो चलिए, अब ये तो हमने देख लिया बेसिकली कि 4 यहाँ पे हमें 5 पार्ट्स में हमारे सिलेबस को डिवाइड किया गया और क्वेश्चंस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों में ही। अब आगे ये देखते हैं कि जो हमें जो सिलेबस हमारा दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इस सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली यहाँ पे लर्नर की अंडरस्टैंडिंग की बात की है कि जो लर्नर है कौन, बालक। सिखाएंगे किसको, पढ़ाएंगे किसको, स्टूडेंट, जो आपके क्लासरूम में जो चिल्ड्रंस होंगे, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग की बात की गई पहली यूनिट में। तो इसमें अपन देखेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, एडोलसेंस की बात हो रही है, सोशलाइजेशन के जो टॉपिक्स होते हैं वो हम इसमें स्टडी करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस है ग्रोथ, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, प्रिंसिपल्स, स्टेजेस, अप्रोचेस, एस्पेक्ट, डायमेंशंस, वो चीज़ें हम इसमें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में, जो हम लर्नर के बारे में जो जितना जैसे समझ सकते हैं उन चीज़ों को हम, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट टॉपिक है, उसमें इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। इसमें साथ में सोशलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है, वो इसमें हम ले सकते हैं। एक हम कह सकते हैं कि होम स्कूल इन्वायरमेंट की जो कॉन्टिन्यूटी होगी, कॉन्टिन्यूटी में होम स्कूल इन्वायरमेंट जिसकी हम बात करते हैं, तो उसको भी हम इसमें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है कि हम कैसे अपने लर्नर को, स्टूडेंट को समझें, बालक की समझ, या फिर कह सकते हैं कि जो भी लर्नर है जो सीख रहा है उसकी समझ, उसके बारे में जानने के लिए। तो उसके बारे में हम शुरुआत से शुरू करेंगे जैसा कि हमारे सिलेबस में दिया गया है। फिर उसके बाद में दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। अब यहाँ पे जो टीचिंग एंड लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें बेसिकली हमें क्या समझना होगा कि टीचर क्या है, लर्नर क्या है, और टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस क्या है, लर्निंग क्या है। सबसे इंपॉर्टेंटली हम समझेंगे लर्निंग क्या है। लर्निंग में हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो हम समझेंगे लर्निंग के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं और उनको कैसे हम एक स्कूल सेटिंग में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही क्या हो, इम्पैक्टफुल हो हमारे स्टूडेंट्स की ग्रोथ के लिए। ये जो सिलेबस है पूरा NEP बेस्ड है, तो इस जो सिलेबस है अब थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इसलिए आप अगर कुछ नई चीज़ें देखेंगे तो घबराइए बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस है बिल्कुल आप समझ पाएंगे एक तरीके से। जब आप इसको समझ लेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम बात करें जो सेकंड पार्ट जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग लर्निंग एंड टीचिंग। टीचिंग लर्निंग को हम समझेंगे, प्रोसेस समझेंगे, किस तरीके से लेसन प्लान करके स्टडी कर सकते हैं, क्लासरूम कैसा होना चाहिए, अपन किस क्लासरूम को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटीरियल TLM क्या क्या हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को हम टीचिंग लर्निंग में असेसमेंट की बात करेंगे, वैल्यूएशन की बात करेंगे, वैल्यूएशन को स्टडी करेंगे, असेसमेंट स्टडी करेंगे, और साथ में कि और कैसे हम लर्निंग प्रोसेस जो है उसको इन्हेंस किया जा सके, ये सारी चीज़ें हम अपने पार्ट B में करेंगे। उसके बाद आता है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, नाम से ही पता चल रहा है कि एक क्रिएट करना मतलब बनाना, कंड्यूसिव मतलब कि एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक अडेप्टिव एनवायरनमेंट बनाना, एक कह सकते हैं अनुकूलित एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने का प्रोसीजर क्या होगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, कि कैसे एक अनुकूलित कह सकते हैं अडेप्टिव, कैसे एक अडेप्टिव एनवायरनमेंट बनाया जाए स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए, जो उनके लिए उनके हिसाब से जिसके लिए वो सहज हों, इजीली उनको वो सीख पाए। उन चीज़ों को हम यहाँ पे इसमें जो क्रिएटिव कंड्यूसिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है उसमें हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद आती है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप।
ये तो बात कर ली हमने टीचर्स की, टीचर्स किस तरीके से इम्पैक्टफुल बनाएंगे, ठीक है। एक अडेप्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, जिसके लिए यहाँ पर कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट एक शब्द यूज किया गया है। फिर उसके बाद बात हो रही है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडरशिप है, लीडरशिप मतलब उसका जो नेतृत्व है वो कैसा होना चाहिए, किस तरीके से उसको बनाया जाना चाहिए, कैसा लीडरशिप, किस तरह की लीडरशिप हो सकती है, नेतृत्व जो हो सकता है वो इफेक्टिव हो सकता है एक बच्चे की ग्रोथ के लिए। तो वो उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो इसमें हम स्टडी करेंगे। इसके बाद लास्ट में बताया पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन की जब बात हो रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हिस्टोरिकली हमारी जितनी भी पॉलिसीज होंगी, जो भी इंडिया में अब तक एजुकेशन पॉलिसीज आ चुकी हैं, वो साथ में लेटेस्ट एनईपी जो आई है उस पे बहुत फोकस रहेगा बेसिकली कि एनईपी क्या है, कैसे है। तो एनईपी को बहुत थॉरोली स्टडी करेंगे। साथ में हम समझेंगे पुरानी जो हमारी हिस्टोरिकल जो नेशनल पॉलिसीज थी, एजुकेशन पॉलिसीज, उनको भी हम इसमें स्टडी करेंगे। तो ये हमारे जो 5 पार्ट का जो सिलेबस प्रिपेयर करके हमें दिया गया है स्टडी करने के लिए, उसको हमने एक समराइज वे में देख लिया है। अब इसको थोड़ा सा एक डेप्थ के वे में, थॉरो वे में देखते हैं बेसिकली कि ये जो हमारा सिलेबस है वो कैसे कैसे दिया गया है और इसकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपके सामने, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जिसमें से पीजीटी वालों के लिए 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, टीजीटी वालों के लिए इसमें से 10 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और पीआरटी वालों को तो पूरा ही फोकस करके चलना है क्योंकि उनका तो 60 क्वेश्चंस यहीं से ही आ रहे हैं। तो फर्स्ट दे रखा है, मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे लर्नर की अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे कि लर्नर को कैसे समझा जाए। लर्निंग जो लर्नर है, सबसे पहले ग्रोथ समझेंगे, बेसिकली ग्रोथ क्या है। उसके बाद बात करेंगे मैच्योरेशन की। मैच्योरेशन के साथ में गैसेल की थ्योरी पढ़ेंगे क्योंकि गैसेल की थ्योरी मैच्योरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में बात करेंगे डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, कैसे शुरुआत हुई, डेवलपमेंट क्या होता है, बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, मैच्योरेशन कैसे एक अलग एस्पेक्ट है डेवलपमेंट से, या डेवलपमेंट से कैसे कह सकते हैं रिलेट करती है, उस चीज़ को स्टडी करेंगे। फिर बात करेंगे प्रिंसिपल्स की। आपके 11-12 प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के, हम उन प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। लाइक डेवलपमेंट लीनियर होता है, स्पाइरल होता है, कह सकते हैं रेखीय, वर्तुलाकार किस प्रकार का होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये जो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि जो है दिशा होती है डायरेक्शन की, डेवलपमेंट क्या है, डायरेक्शनल होता है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात आ रही है डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे जो डिबेट्स हैं जिन पर क्या है आज भी कह सकते हैं चर्चाएं हो रही हैं, जिनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है बेसिकली कि कौन कौन से इश्यूज हैं जिन पे आज भी आर्ग्यूमेंट्स ऑनगोइंग हैं। जैसे कि अपन कह सकते हैं नेचर नर्चर है, ठीक है। नेचर नर्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि ऑनगोइंग डिबेट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आज भी चल रही है और आज भी इसके बारे में कुछ कह सकते हैं स्पेसिफिक फैक्ट्स नहीं निकल के आ रहे। एक तरफ लोग लड़ रहे हैं कि ठीक है नेचर बेस्ड होता है डेवलपमेंट, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ नर्चर बेस्ड होता है, कि एनवायरमेंट बेस्ड ही होता है। नर्चर मतलब एनवायरमेंट बेस्ड, ठीक है, जो हम दे रहे हैं प्रकृति से हमें मिल रहा है, उसके अलावा जो इन्वायरमेंट से हम जो ग्रो कर रहे हैं, तो वो डिबेट हो गई। फिर कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस की बात हो गई कि कॉन्टिन्यूअस होता है या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। स्टेजेस की बात करते तो स्टेजेस में अगर डेवलपमेंट है तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट एकदम सतत चला जा रहा है तो वो कॉन्टिन्यूअस। तो उसके ऊपर डिबेट्स हो गई हैं, एक परमानेंट और चेंजेस के वर्सेस एक परमानेंट एंड चेंज, इसके बेसिस पर एक डिबेट है। तो इन डिबेट्स को जो 3-4 जितने भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स हैं, उन डिबेट्स को, इन इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। फिर बात आ रही है डेवलपमेंटल टास्क की और चैलेंजेस की। टास्क और चैलेंजेस से ये है कि हमारे पास टास्क होता है कि हमें 4 साल की एज तक हमें सीख लेना है बेसिकली, कि हमें लिखना हमें आ जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा है तो उसको ये ए बनाने का जो तरीका होता है ये सीख लेना चाहिए अगर उसको गाइडेंस मिल रहा है। लेकिन अगर गाइडेंस मिलने के बाद भी अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है, इट मीन्स कुछ प्रॉब्लम लाई कर रही है। कह सकते हैं कि एक जो 2 साल का बच्चा होता है उसको उसके नाम लेकर के पुकारेंगे तो उसको पलटना चाहिए, उसको उस पर रिएक्ट करना चाहिए। और अगर वो नहीं करता है तो इट मीन्स समहाउ कोई ना कोई प्रॉब्लम वहाँ पे लाई कर रही है, कुछ ना कुछ परेशानी है, उसने अपना डेवलपमेंटल जो टास्क है वो पूरा नहीं किया है। एक 5 साल का 4-5 साल का बच्चा है, उसमें सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, वो लोगों के साथ सोशल नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स कुछ परेशानी है, कोई चैलेंज लाई कर रहा है, कोई टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, चैलेंजेस होते हैं डेवलपमेंट में जो पूरे होने चाहिए और नहीं पूरे हो रहे हैं, तो परेशानी क्या है। उसके बाद बात हो रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दूसरा जो है वो डोमेन्स की बात हो रही है। डोमेन्स में हम बात करेंगे बेसिकली फिजिकल डोमेन की, कि फिजिकल ग्रोथ किस तरीके से
हो रही है, ठीक है, वेयर इज फिजिकल ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस एंड हाउ, किस तरीके से और किस वे में फिजिकल ग्रोथ जो हो रही है, इसमें हम स्टेजेस को स्टडी करेंगे फिजिकल ग्रोथ में, जो डेवलपमेंट है डोमेन, तो फिजिकल डोमेन में हम स्टेजेस को स्टडी करेंगे। फिर आता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव अगर जब अपन बात करें डोमेन की, तो हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि कॉग्निटिव डोमेन बेसिकली डेवलपमेंट जो है डायमेंशंस की, जो डेवलपमेंट की जो डायमेंशन कह लीजिए, डोमेन कह लीजिए, एस्पेक्ट कह लीजिए, ठीक है, हम इनको एस्पेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, डायमेंशन भी कह सकते हैं, एस्पेक्ट, डायमेंशन आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हो गए आपके डोमेन। लेकिन इसके अलावा अगर बात कर रहे हैं कॉग्निटिव, तो इसमें हम पढ़ेंगे प्याजे की थ्योरी, इसके अलावा ब्रूनर, ठीक है, इसमें दो इंपॉर्टेंट हमारी जो थ्योरी होती है, इसमें स्टेजेस की भी बात करते हैं, वो भी इंक्लूड हो जाती है। फिर आया है सोशो और इमोशनल। तो सोशो में हम पढ़ेंगे वाइगोस्की, एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी, ठीक है। इमोशनल में हम पढ़ेंगे कि बेसिकली इमोशनल डेवलपमेंट क्या हो रहा है, इसमें एक ब्रिज थ्योरी आती है, इमोशनल की एक ब्रिज थ्योरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट क्या, इमोशनल डोमेन जो होता है डेवलपमेंट का, उसकी ब्रिज थ्योरी है, जेम्स लैंज थ्योरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो कोहलबर्ग की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोहलबर्ग को स्टडी करेंगे। इसके बाद बात हो रही है डेविएशंस की, डेविएशंस इन डेवलपमेंट। जब हम डेविएशन की बात करें, बेसिकली डेविएशन मतलब कि जो डेवलपमेंट जिस वे से हो रहा था, जिस पाथ पर डेवलपमेंट हो रहा था, उससे वो क्या कर रहा है, वो उससे डेविएट हो गया है, उससे दूर चला गया है। इफ डेवलपमेंट वाज गोइंग लाइक दिस, ठीक है, बेसिकली, लेकिन डेवलपमेंट लीनियर होता नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल पे हम समझ रहे हैं कि डेवलपमेंट इस प्रोसेस में हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है, वो अपने जो उसका जो पाथ है उससे डेविएट हो रहा है। बेसिकली अगर सारे लोगों का जो डेवलपमेंट है वो इस डायरेक्शन में ऐसे हो रहा है, लेकिन किसी का जो डेवलपमेंट है, किसी बच्चे का, उसका इस तरीके से अगर चला गया है, तो हम कहेंगे कि डेविएशन हो गया। ये क्या हो गया, इस वे में इसको जा रहा था, उससे डेविएट हो गया है, इससे दूर चला गया है। हिंदी में कहें तो विचलन, ठीक है, अपना जो पाथ है उससे विचलित हो गया है, डेविएट हो गया है। तो जब हम डेविएशन की बात करें, इट मींस यहाँ से जो डेवलपमेंट जिस तरीके से होना था उस तरीके से नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या लाई करेंगे, एबनॉर्मलिटीज लाई करेंगी। जब डेविएशन होगा तो उससे क्या होंगी, एबनॉर्मलिटी लाई करेगी, जिसको हम कह सकते हैं असामान्यता। कोई भी चीज जो सामान्य नहीं है। अब हम डेवलपमेंट के अपन बात करें पर्सपेक्टिव में, डेवलपमेंट के वे में बात कर रहे हैं, तो इट मींस जो डेवलपमेंट हो रहा था उसमें जब कोई डेविएशन आ रहा है तो उसकी वजह से एबनॉर्मलिटी लाई करी, और इस एबनॉर्मलिटी को अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस वे में, लर्निंग डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसऑर्डर कह सकते हैं इनको। इसके अलावा कह सकते हैं अपन इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर, और उसके बाद अपन कह सकते हैं कि न्यूरो डेवलपमेंटल, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर, ठीक है, ये जो क्या है, ये कह सकते हैं कि अपन ये एक एबनॉर्मलिटी है, ये किसकी, डेविएशन की वजह से हो रही है। डेवलपमेंट का जो एक पाथ था उससे डेविएशन हो रहा है, तो उसके आउटकम्स में जो एबनॉर्मलिटी आ सकती है, वो एबनॉर्मलिटी किन किन फॉर्म में आ सकती है, वो एबनॉर्मलिटी आ सकती है किसकी, लर्निंग डिसऑर्डर की फॉर्म में, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर की फॉर्म में, न्यूरो डेवलपमेंटल की फॉर्म में। लर्निंग डिसऑर्डर आपने नाम सुना होगा, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसग्राफिया। इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर में बात करें, हम बात कर रहे हैं एमआर की, एमआर मेंटल रिटार्डेशन आपने सुना है, मंद बुद्धिता। और उसके बाद में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जिनमें हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया है, एडीएचडी हो गया है, ये कुछ। तो इन डिसऑर्डर्स को हम बेसिकली समझेंगे किसमें, डाइवर्सिटी में, डेविएशन जो हो रहा है इसमें, और इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसके प्रभाव,
इसके प्रभावों को भी स्टडी करेंगे कि इससे किसी बच्चे का जो ग्रोथ होते हैं, उसकी जो डेवलपमेंट है वो कितना प्रभावित हो सकता है और किस तरीके से हम उनको एक सही वे में डेवलप कर सकते हैं। तो हम इसके साथ इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे और किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इन्हेंस किया जा सकता है, उसकी टेक्निक्स भी यहाँ पे इस जो हमारा जो कह सकते हैं कि पार्ट ए में इन सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारे पास दे रखी है एक सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, एडोलसेंस का कॉन्सेप्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे रखा है। हर बार के सिलेबस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो होता था, डोमेन्स, प्रिंसिपल्स, ये सब होते थे, लेकिन एक जो चीज़ इस बार नई आई है कि एडोलसेंस पे बहुत फोकस किया गया है। एडोलसेंस जो स्टेज है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है बेसिकली। और यहाँ पे किसकी बात की गई है? नीड्स की बात की गई है बेसिकली कि एडोलसेंस की जो स्टेज है उसमें कौन कौन सी नीड्स होती है। जैसे कि हमें पता है कि नीड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि एक फ्रीडम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है एडोलसेंस की स्टेज पर टीनेजर्स को। उसके साथ में लव एंड बिलोंगिंगनेस चाहिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, आइडेंटिटी का जो एक कहते हैं कि रोल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, उनको भी चाहिए कि हाँ ठीक है हमारा भी यहाँ पे कुछ कह सकते हैं अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। तो वो सारी जो नीड्स हैं, चैलेंजेस अपन कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इस स्टेज में जो टीनेजर्स होते हैं इन्फ्लुएंशियल होते हैं, कहीं से कुछ भी पता चल रहा है उसके पीछे पीछे ही चलने लग जाते हैं। तो चैलेंजेस में अपन कह सकते हैं कि एक ड्रग डिपेंडेंस हो गया, ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, डिप्रेस्ड बहुत जल्दी हो जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स कह सकते हैं कि रखते हैं जो टीनेजर्स होते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कहते हैं अपने रास्ते से भटक जाते हैं। जो उनका मेन एम होना चाहिए कि हमें अपना करियर बिल्ड करना है, स्टडीज़ करनी है, ठीक है, एक सिक्योर लाइफ चाहिए या फिर सोसाइटी में के लिए सोसाइटी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना है, तो वो जो उसकी चीज़ें होती हैं उनसे वो बाहर कहीं निकल जाएं तो उस चीज़ को हमें रोकना होता है। वो उनके लिए कह सकते हैं चैलेंज होता है उस स्टेज में कि कैसे अपने आप को एक राइट डायरेक्शन में लेकर जाना है। फिर इसके बाद में बात हो रही है इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट पढ़ेंगे कि इंस्टीट्यूट जो होता है, कह सकते हैं कि स्कूल जो है, कह सकते हैं या फिर घर से भी, स्कूल से भी, कहाँ से, इंस्टीट्यूट से कौन कौन सी सपोर्ट मिल सकते हैं, उनकी डिजाइनिंग कैसे होगी, सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की डिजाइनिंग कैसे होगी और उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे। फिर उसके बाद में हमारा जो सिलेबस है उसमें बात हो रही है सोशलाइजेशन की। सोशलाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे? हम देखेंगे कि सोशलाइजेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं। लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप दे दिया। प्राइमरी टाइप में अपन कह सकते हैं कि होम, फैमिली एनवायरनमेंट, जो फैमिली हो गई वो प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी हो गई। अगर अपन सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ पे पीयर ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप एजेंसी क्या हो गई? पीयर ग्रुप, टीचर्स कह सकते हैं, स्कूल में जो जितने भी हैं तो स्कूल एनवायरनमेंट पूरा, ठीक है। टेम्पल एनवायरनमेंट से अगर जो भी टीनेजर है, एडोलसेंस है, कोई भी चाइल्ड है, अगर वो उससे क्लोजली रिलेटेड है तो वो भी हो सकता है सेकेंडरी एजेंसी में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, ठीक है, कैसे उसको इन्हेंस किया जा सकता है सोशलाइजेशन को एक ना पॉजिटिव डायरेक्शन। फिर उसके बारे में बात हो रही है होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी की। इसमें हम पढ़ेंगे होम स्कूल रिलेशनशिप किस टाइप का होना चाहिए जो चाइल्ड की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट पार्ट हमने समझ लिया है बेसिकली कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, ठीक है, जो पीजीटी वालों के लिए, टीजीटी वालों के लिए, सबके लिए 15 क्वेश्चंस कवर करेगा। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग, यहाँ पे बात हो रही है टीचिंग को समझने की और किसको? लर्निंग को समझने की। दोनों को ही समझेंगे, टीचर को, लर्निंग को, उनके रिलेशनशिप को, कह सकते हैं कि प्रोसेस को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए, कैसे एक इन्वायरमेंट बिल्ड किया जाए एक इन्फ्लुएंसिव लर्निंग के लिए। सबसे पहले बात हो रही है थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव की। किसके थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव की? लर्निंग के थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा कि बेसिकली लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है, लर्निंग के गोल क्या है, एम्स क्या क्या है, लर्निंग क्यों होनी चाहिए, उसके साथ में लर्निंग का नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जब बेसिक चीज़ें हम कवर कर लेंगे उसके बाद हम बात करेंगे बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म की जब अपन बात करें इट मीन्स यहाँ पे हम थ्योरीज देखेंगे, ठीक है, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इट मीन्स बात हो रही है थ्योरीज की। लर्निंग की जो थ्योरीज हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि लर्निंग की जो थ्योरीज हैं वो किस किस वे में होंगी, कैसे कैसे होंगी। जैसे हमने फर्स्ट थ्योरी बात की बिहेवियरिज्म की, तो बिहेवियरिज्म में हम क्या पढ़ेंगे? पेवलव, क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, स्किनर, कुछ इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, ठीक है। उसके बाद में अपन कह सकते हैं थॉर्नडाइक। तो ये कुछ पॉपुलर बिहेवियरिस्टिक हैं जिन्होंने बिहेवियर थ्योरीज दी थी लर्निंग की, ठीक है। थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर लर्निंग थी, सोशल लर्निंग बेंडूरा की थी,
ठीक है, बेंडूरा। तो ये कुछ बिहेवियरिस्ट थे जिनकी हम ये थ्योरी पढ़ेंगे, कौन सी, ये वाली। ये सब बिहेवियरिज्म से रिलेटेड हैं। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं अपने सेकंड पॉइंट की, कॉग्निटिविज्म की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कॉग्निटिविज्म में कौन कौन सी थ्योरीज आ जाएंगी, पियाजे की थ्योरी, ठीक है, पियाजे हो गए, गेस्टोल साइकोलॉजिस्ट हो गए, जिसमें नाम आ जाता है वदाइमर कोहलर-कॉफ का। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, जब अपन स्टडी करेंगे तो हम इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। फिर उसके बाद में बात हो रही है कंस्ट्रक्टिविज्म की, जिसमें अपन पढ़ेंगे ब्रूनर की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है। तो ये जितनी भी लर्निंग की इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, कॉन्टिग्यूटी थ्योरी हो गई, गथरी की कॉन्टिग्यूटी थ्योरी, हल की थ्योरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ लर्निंग थ्योरीज हैं थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव में, वो सब कवर होंगी, हम उनके पढ़ेंगे। और साथ में पढ़ेंगे हम इम्प्लीकेशंस, ठीक है, हम लर्निंग इनके इम्प्लीकेशंस कैसे होंगे, इनका प्रभाव क्या होगा, इनको हम कैसे इनको यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं एक अपने स्कूल एनवायरनमेंट में, कह सकते हैं कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके लर्निंग के पर्सपेक्टिव के वे में हम किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें, वो है रोल ऑफ टीचर। एक टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, टीचर को कौन से अप्रोचेस यूज करने चाहिए, टीचर के कौन कौन से रोल हो सकते हैं, कौन कौन से अपन कह सकते हैं कि किस तरीके से एक टीचर जो है उसको अपने स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट होना चाहिए, उसका रोल क्या होना चाहिए। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर रोल ऑफ लर्नर, एक इफेक्टिव कह सकते हैं, एक अच्छा लर्नर कैसा हो सकता है, ठीक है, जो टीचर ने असाइनमेंट दिया कंप्लीट कर रहा है, जो टास्क दिए हैं उनको वो कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो टॉपिक सिलेबस क्लास में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसको एज ए चैलेंज लेके स्टडी कर रहा है। तो इस कुछ तरीके से कि एक बेस्ट कह सकते हैं कि लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, उस चीज़ को हमारा जो पार्ट बी है उसका सेकेंड पॉइंट जो है वो कवर कर रहा है। इसके बाद में बात हो रही है नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। इसमें हम पढ़ेंगे कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, किस किस वे में हो सकता है, लाइक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, रिस्पेक्ट हो गई है, ठीक है, एक कह सकते हैं कि एक ओबीडियंसी होनी चाहिए स्टूडेंट की साइड से टीचर के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि एक नेचर किस तरीके का हो सकता है, इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद बात हो रही है चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स। चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स दे दिया, मतलब कि कौन कौन से टीचिंग मेथड्स यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि बहुत 4-5 तरीके के जो टीचिंग मेथड्स होते हैं जो एक टीचर यूज कर सकता है, वो हो सकते हैं लाइक अपन कह सकते हैं लेक्चर मेथड हो गया, अपन कह सकते हैं लेक्चर मेथड, ठीक है, फिर कह सकते हैं जो भी टीचिंग के मेथड्स हैं, लेक्चर मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, ठीक है, प्ले मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, ठीक है, ये कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड, ये कुछ 4-5 टाइप के जो लेक्चर्स होते हैं, जो मेथड्स हो सकते हैं टीचिंग मेथड्स, उनको हम स्टडी करेंगे। इसके बाद में बात हो रही है क्लासरूम एनवायरनमेंट की, कि क्लासरूम एनवायरनमेंट किस तरीके का होना चाहिए, टीचर जो है किस तरीके का क्लासरूम एनवायरनमेंट रखेगा, उसको किस वे में बिल्डअप करेगा, लाइक एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, साथ में अप्रोचेस कौन कौन से होने चाहिए क्लासरूम एनवायरनमेंट के, ठीक है, किस अप्रोच के साथ में होना चाहिए, लाइक चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि अथॉरिटेटिव होना चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल सेंटर्ड होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए। तो उसके वे में हम बात करेंगे और कह सकते हैं कि क्लासरूम एनवायरनमेंट को कैसे बिल्डअप किया जाए, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो क्लासरूम एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है, और किस तरीके का एक जो एनवायरनमेंट होना चाहिए, बेसिकली कि एक ऐसा जो वाइब होनी चाहिए वो किस तरीके की होनी चाहिए, लाइक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, तो किस तरीके से टीचर का अप्रोच क्या होना चाहिए, स्टूडेंट को किस तरीके से करना चाहिए, जैसे हमने यहाँ रोल में भी स्टडी किया, तो उन चीज़ों को ऐड ऑन करते हुए इसमें हम स्टडी करेंगे। उसके बाद में बात हो रही है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिसिप्लिन के अप्रोचेस हो सकते हैं जो टीचर यूज कर रहा है, लाइक टाइप्स। बेसिकली डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन के टाइप्स क्या है, कौन कौन से वे में हो सकता है, अपन कह सकते हैं इंडिविजुअल बेस्ड डिसिप्लिन हो सकता है, ठीक है, सोशल हो सकता है, सामाजिक, ठीक है, इंडिविजुअल वैयक्तिक डिसिप्लिन हो सकता है, सोशल डिसिप्लिन हो सकता है, अथॉरिटेटिव हो सकता है, अथॉरिटेटिव डिसिप्लिन। तो ये कुछ डिसिप्लिन के टाइप्स हैं जिनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि किस किस टाइप का डिसिप्लिन है और कौन कौन सी सिचुएशन में किस टाइप का जो डिसिप्लिन है वो यूज करना चाहिए। तो ये हुई बात डिसिप्लिन की।
पावर की बात हो रही है कि पावर किस वे में यूज करनी चाहिए, पावर कैसी होनी चाहिए, जो डिसिप्लिन एंड पावर है वो किस तरीके क्लास में मेंटेन करना चाहिए और उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। लाइक अपन कह सकते हैं कि जो टीचर है उसका वे कैसा होगा, किस तरीके से वो यूज कर सकता है। प्रिवेंटिव हो सकता है, ठीक है, सपोर्टिव हो सकता है, अगर कोई बच्चा कोई गलती कर रहा है तो टीचर का नेचर कैसा होना चाहिए, सपोर्टिव हो सकता है। प्रिवेंटिव हो सकता है कि कोई बच्चा अगर बहुत ज़्यादा अगर कह सकते हैं कि शैतानी करता है, क्लास का माहौल खराब करने की कोशिश करता है, तो कुछ प्रिवेंटिव वेज यूज़ किए जा सकते हैं। किसी वे में कह सकते हैं कि कोई चाइल्ड के समवेयर कहीं लैक कर रहा है, किसी चीज़ में ऐसा है, या फिर कह सकते हैं कि हमें लग रहा है कि उसमें पोटेंशियल है लेकिन कहीं किसी चीज़ में कमी रह रही है, तो सपोर्टिव हो सकता है। ये कह सकते हैं करेक्टिव। तो ये पावर और कह सकते हैं डिसिप्लिन के टाइप्स हैं जिनको हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टडी करेंगे। हमारे जो 6 पॉइंट हैं, अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड पावर। फिर इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, अब बात हो रही है फैक्टर्स की, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन। जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करेंगे। यहाँ पे हम उन फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारी जो लर्निंग की जो प्रोसेस है वो इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है, और उन जो फैक्टर्स, वो फैक्टर्स कौन कौन से और उनका साथ में क्या हो सकता है, प्रभाव कैसा हो सकता है। प्रभाव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उनका इम्प्लीकेशंस किस तरीके से हो सकता है, उनका प्रभाव अफेक्ट कैसा हो सकता है, ठीक है, और उनको इनहेंस इंप्रूवमेंट की भी बात है, वो आगे भी इसी सिलेबस में दिया हुआ है कि कैसे लर्निंग को और इनहेंस किया जा सकता है। बात हो रही है डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। ये अपन कह सकते हैं कि ये एक फैक्टर ही है कि क्लासरूम का जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं अगर उनसे भी लर्निंग इफेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे बात की गई है कि क्लासरूम के जो इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि इसका जो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है और उनके साथ में कैसे बिल्डअप किया जाए। फिर बात हो रही है प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज़। जो टीचर है वो कैसे स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ को प्लान करे। इसमें अपन कह सकते हैं कि एक लेसन प्लान हो सकता है, ठीक है, लेसन प्लान हो सकता है स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ की, ठीक है, किस बेसिस पर आज कौन सी एक्टिविटी करानी है, इसका पूरा प्लानिंग हो सकता है कि आज इंटेलेक्चुअल है, आज सोशल है, ठीक है, आज कॉग्निटिव, कल कॉग्निटिव है, आज सोशल था, ठीक है, नेक्स्ट डे आफ्टर हम कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल, सोशल, मॉरल, ठीक है, इमोशनल। तो हर एक पर्सपेक्टिव में किस तरीके से उनकी एक्टिविटीज़ किस चीज़ पर बेस्ड होनी चाहिए, कौन कौन से अपन कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, एस्पेक्ट हो सकते हैं जिन पर क्या होना चाहिए स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ हो और उनको किस तरीके से प्लान किया जाए सिस्टमैटिकली। फिर इसके बाद हो रही है क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस। क्या क्लासरूम के साथ साथ में और कौन से लर्निंग स्पेसेस हो सकते हैं जिनको क्रिएट किया जा सकता है। हम कह सकते हैं लाइब्रेरी एक प्लेस हो सकता है, एक लाइब्रेरी एक प्लेस हो सकता है, ठीक है, और भी अपन कह सकते हैं कि कुछ कह सकते हैं कि अलग से कह सकते हैं कि डिस्कशन हॉल्स हो गए, ठीक है, वो क्रिएट किए जा सकते हैं जहाँ पे जो स्टूडेंट हैं चीज़ों को डिस्कस कर पाएँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में अपन कह सकते हैं कि एक लर्निंग स्पेसेस जो स्कूल में क्रिएट किए जा सकते हैं, किसके लिए, लर्निंग के लिए। इसके बाद बात करते हैं प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग की प्लानिंग कैसी हो और उनको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, इस चीज़ के बारे में इसके टॉपिक्स हैं, टाइप्स हैं, अप्रोचेज हैं, उसको करेंगे कि इसका प्रोसेस कैसा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोसेस पे फोकस्ड होगा, ठीक है। उसके बाद बात हो रही है कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम। इसमें हम जानेंगे कि करिकुलम क्या है, करिकुलम के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, करिकुलम का एस्पेक्ट कैसे इम्प्लीकेशन हो सकता है कॉन्सेप्ट का, साथ में सिलेबस और करिकुलम दोनों में डिफरेंस क्या है, सिलेबस क्या है। जैसे इसमें टाइप दे रखे हैं ओवरटर्न, हिडन करिकुलम, ठीक है, करिकुलम को ऑर्गेनाइज कैसे जाए। बेसिकली करिकुलम के ऊपर पूरी थॉरली स्टडी यहाँ पे करनी बहुत ज़रूरी है। फिर बात हो रही है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो NEP है, ठीक है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो बेस्ड ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पे। और जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात करें, इट मींस जो कॉम्पिटेंसी जो कह सकते हैं कि स्टूडेंट में लाई करिए, एक लर्नर में जो कॉम्पिटेंसी कह सकते हैं कि एक एबिलिटी लाई करिए, एक पोटेंशियल जो उसके अंदर है वो लाई कर रहा है, उसी पर बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए कि उसी चीज़ को कैसे इन्हेंस किया जा सके। क्योंकि यहाँ पे अब तक जो एजुकेशन थी वो ये थी कि सबको एक ही तरीके से पढ़ाया जा रहा था, एक ही तरीका। लेकिन अब जो हमारी जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई है उसमें फोकस किया गया है कि जिस लर्नर की जो एबिलिटी है, जो कॉम्पिटेंसी है, उसको उसी डायरेक्शन में इन्हेंस किया जाए, उसका जो मेन फोकस है उसी डायरेक्शन में रखा जाए। बाकी एजुकेशन भी साथ में मिले, लेकिन जो फोकस ज़्यादा है कि उसमें एक एबिलिटी किस चीज़ की लाई करिए, उसी पे फोकस्ड हो। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है और ये जो पूरा सिलेबस है हमारा वो भी इस CBE कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के प्रोग्राम पर ही बेस्ड है पूरा सिलेबस। तो यहाँ
यहाँ पे इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन बेसिकली क्या है, साथ में एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की गई है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब कि लर्निंग एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट के थ्रू कह सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, एम्पिरिसिज्म के थ्रू अपन कैसे लर्निंग को सीख सकते हैं अपने अनुभवों के साथ में। कोई भी चीज़ जो हमें थ्योरेटिकल मिल रही है उसको हमने क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हुई है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो क्या है, टीचर उसको कैसे यूज़ कर सकता है, किस तरीके से वो कह सकते हैं उसके एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बेस पर टास्क या असाइनमेंट असाइन कर सकता है स्टूडेंट को। फिर उसके बाद में इंस्ट्रक्शनल प्लान की बात हुई है। प्लान में बात हुई है कि किस तरीके से अपन कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं या फिर सिलेबस है जो पूरा एक कह सकते हैं कि जो हम पढ़ाने वाले हैं पूरे, तो उस तरीके को कैसे प्लान किया सकता है कि किस तरीके से जो स्टूडेंट हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देने हैं और उनकी जो कह सकते हैं कि एजुकेशन उनको प्रोवाइड करनी है, एजुकेशन उनको प्रोवाइड करनी है, लेकिन एजुकेशन भी कैसे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है जो किस पे बेस्ड हो। हमारा जो न्यू जो NEP 2020 आया और वो किस पे बेस्ड है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है, तो उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शनल प्लान्स की स्टडी की गई है, ठीक है। इसमें ईयरली प्लान दिया गया है कि ईयरली आप कैसे इंस्ट्रक्शंस प्लान कर रहे हो, फिर ठीक है यूनिट प्लान के एक वीक में आप एक यूनिट कंप्लीट कर रहे हो तो उसके बेसिस पर, या फिर लेसन प्लान अपन कह सकते हैं कि डेली या फिर वीकली प्लान किया जा रहा है कि इसमें क्या क्या आपको कंट्रीब्यूट करना है, क्या क्या आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, समझाना है, तो उसके बेसिस पे। तो ये हमारा जो सेकंड जो यूनिट है इसमें ये टॉपिक्स दिए हैं। साथ में नेक्स्ट हम इसी सेकंड यूनिट में बात करेंगे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज। अब जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज की जो हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमें कौन कौन से मटेरियल्स जो है वो प्रोवाइड करने हैं बेसिकली, जो क्या करेंगे टीचिंग को और इन्फ्लुएंसिव बना सकें या फिर इंस्ट्रक्शनल जो है टीचिंग के प्रोवाइड करने में हमें हेल्पफुल रहे। तो बेसिकली इसमें हम बात करें TLMs की, जिसको हम कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में हम बात करेंगे, बेसिकली कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, उनका कह सकते हैं अपन यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, इम्प्लीकेशन क्या होगा, ठीक है, कितने इम्पैक्टफुल वो हो सकते हैं। तो उन चीजों की हम बात करेंगे जो TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है, जिनको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया है, और वो कौन कौन से कह सकते हैं कि रिसोर्सेज हो सकते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल के। लाइक हम बात करें तो ऑडियो हो गया, विजुअल हो गया, ऑडियो विजुअल हो गया, तो ये बहुत सारे कह सकते हैं कि एक टाइप्स हैं जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड किया जा सकता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। उसके बाद में बात हो रही है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आई मीन ICT के बारे में बात हो रही है। ICT की जब बात करें, इट मीन्स जो आजकल इतना एडवांस इन्वायरमेंट हो चुका है, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो चुका है, तो टेक्नोलॉजी को तो एजुकेशन में कहीं छोड़ा ही नहीं जा सकता। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत जगह है ICT, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें बेसिकली टीचिंग लर्निंग के लिए क्या क्या जो यूज है, कि इसका पहली फर्स्ट ऑफ ऑल तो चीज जो हम स्टडी करेंगे वो है कि ICT का यूज क्या है, ICT है क्या, ICT का यूज क्या है, ICT की नीड क्यों है, बेसिकली द नीड ऑफ ICT, और ICT के कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं, कह सकते हैं कि जो हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन एजुकेशन। तो उन बेनिफिट्स की बात करेंगे, कह सकते हैं कि कौन कौन से अप्रोचेस या कह सकते हैं टाइप्स है, एस्पेक्ट है जिनके वे में जो टीचिंग जो ICT है वो टीचिंग लर्निंग को इम्पैक्टफुल बना सकती है और उसमें यूज की जा सकती है। उसके बाद बात हो रही है इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट की। इवैल्यूएशन असेसमेंट दोनों को स्टडी करने की बात हो रही है। जो टीचिंग एंड लर्निंग का अपन कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, ठीक है। टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। इवैल्यूएशन क्या हो गया, कोई भी चीज है हमने वो कितना सीख लिया है, उस चीज को हम जान रहे हैं कि अच्छा कितनी कह सकते हैं कि कितनी लर्निंग हो चुकी है। असेसमेंट की बात कर रहे हैं कि लर्निंग कैसे हो रही है, उसको असेस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लर्निंग किस तरीके से हो रही है। इवैल्यूएशन में मतलब कि कितना इवैल्यूएशन हो चुका है उसको इवैल्यूएट करने की बात करें। इनके दोनों के अपने के पर्पस होंगे, टाइप्स होंगे, लिमिटेशंस होंगी, ठीक है, कौन कौन से वे में हो सकता है, लाइक कॉन्टिन्यूअस एंड इवैल्यूएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, टूल्स कौन कौन से यूज हो सकते हैं। असेसमेंट में सेम बात की, लर्निंग के लिए असेसमेंट, ठीक है, मीनिंग, कंसिडरेशन इन प्लानिंग, तो इन सब में असेसमेंट के और कौन कौन से बेसिस होते हैं उस चीज को स्टडी किया जाएगा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारे सिलेबस में दिया गया है वो है इनहेंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इनहेंस कैसे किया जाए, उसको और अच्छा कैसे बनाया जाए, तो इसके कुछ वेज होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे। इसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो कह सकते हैं एक तो हो सकते हैं अपन कह सकते हैं वेज या टाइप्स, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं जिनके थ्रू टीचिंग लर्निंग मेथड्स को क्या कर सकते हैं और ज्यादा इन्फ्लुएंसिव बना सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरी चीज है वो है ब्लूम्स लर्निंग टैक्सोनॉमी। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है ब्लूम्स थ्योरी, जो है ब्लूम की टैक्सोनॉमी थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, तो ये चीज जो है, ये चीज इसमें स्टडी करेंगे हम किसमें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। यहाँ पर हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और इस चीज को, इसके साथ में बात हो रही है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की। ये क्लासरूम ऑब्जर्वेशन भी एक वे हो सकता है जिसके थ्रू हम किसको, टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, किस तरीके से अपन उसका कह सकते हैं कि इस्तेमाल किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन का फीडबैक एक इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में बात हो रही है कि कॉम्प्रिहेंसिव पर्पसेस क्या हो सकते हैं, और उसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। इट मींस कोई भी चीज को बिल्ड अप कैसे किया जाए। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब बिल्ड अप, संरचनात्मक तरीके से किसी चीज को कैसे, और वो भी बिना किसी दूसरे की हेल्प के। अपन को रिसोर्सेज जो मिल रहे हैं उनको एनवायरनमेंट से अपन कह सकते हैं अपनी नॉलेज खुद से एक्वायर करना। जो एक बच्चा है जिसको स्कूल में जो कंटेंट मिल रहा है, कम्युनिटी से, घर से जो मिल रहा है, अपने आसपास की सोसाइटी से जो मिल रहा है, उसके बेसिस पर वो अपनी लर्निंग क्या कर रहा है, वो अपने आप की लर्निंग, हमारी अपनी जो लर्निंग है वो लर्निंग कर रहा है। उसका जो टीचिंग का जो अप्रोच है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होना चाहिए कि बच्चे जो स्टूडेंट्स होंगे वो खुद से चीजें सीख पाए। ये जो अप्रोच है टीचिंग का अप्रोच ये होना चाहिए। तो ये अप्रोच जो है उस अप्रोच के बारे में स्टडी करेंगे कि बेसिकली कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बेसिकली होता क्या है। उसके बाद में आता है हमारा पार्ट सी, जहां पर हमने बात की है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग। यहाँ पे एक टॉपिक लिखा है कि क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कि ऐसा एनवायरनमेंट प्रिपेयर करना है जो कैसा हो, कंड्यूसिव हो। ये बहुत एक वर्ड आ रहा है, इस वर्ड को देखकर ही आपको लगा कि अच्छा यार अब तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, अब कैसे समझ में आएगा। तो जो कंड्यूसिव है, इस वर्ड का जब अपन मतलब निकालते हैं तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, अडेप्टेशन। इस वर्ड का मीनिंग क्या है, अडेप्टेशन, जिसको अपन हिंदी में कह सकते हैं किसी भी चीज को हमने अडेप्ट कर लिया, उसको क्या कर लिया, खुद उसके अनुकूल बन गए, अनुकूलन। कंड्यूसिव मतलब अनुकूलन, अडेप्टिव, अडेप्टेशन की बात हो रही है। तो ऐसा लर्निंग बेसिकली इस यूनिट में क्या है, वो सारी चीजें बताई गई हैं, उन चीजों पर पूरों को कह सकते हैं कि डिस्कस किया गया है, स्टडी किया गया है, जिनसे कि ऐसा एनवायरनमेंट प्रिपेयर किया जा सके जो क्या हो, अनुकूलित हो, किसके, स्टूडेंट्स के, जो लर्नर हैं उसके हो, जिससे कि लर्नर को क्या हो, कोई भी डिफिकल्टी ना रहे, उसको अलग ना महसूस हो। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रिपेयर करना है जो सभी स्टूडेंट्स के कंड्यूसिव हो, उनके लिए क्या हो, उनके एडेप्टेशन में हो, उनके लिए अनुकूलित हो। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बात की गई है डाइवर्सिटी की। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की कह सकते हैं कि एकदम अपोजिट में जाती है, वो है डाइवर्सिटी। तो हम सबसे पहले डाइवर्सिटी को समझेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट स्टेप की ओर जा सकते हैं। डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने की बात हो रही है। डाइवर्सिटी बहुत सारे वेज में हो सकती है। तो डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट जानेंगे कि बेसिकली डाइवर्सिटी है क्या, टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। लाइक देखें अपन, सोशो इकोनॉमिक, ठीक है, जेंडर बेस्ड हो सकती है डाइवर्सिटी, रेस बेस्ड हो सकती है, रिलीजन बेस्ड हो सकती है, ठीक है, नेशनलिटी बेस्ड हो सकती है, नेशनलिटी बेस्ड हो सकती है, ये कुछ वेज हैं जिनके बेस पर कह सकते हैं, ये जो कुछ डाइवर्सिटी के कह सकते हैं टाइप्स हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इन फॉर्म्स में डाइवर्सिटी हो सकती है। लाइक सोशो इकोनॉमिक हो गया, ठीक है, जेंडर बेस्ड हो गया, रेस बेस्ड हो गया कि रेस की बात हो रही है, रिलीजन बेस्ड हो गया, उसके बाद में नेशनलिटी बेस्ड हो गया। तो ये कुछ वेज है, और भी 2-3 वेज हो सकते हैं इन पर डाइवर्सिटी बेस करती है। उसके बाद में बात हो रही है डिसेबिलिटी की। डिसेबिलिटी में हम पढ़ेंगे कि डिसेबिलिटी बेसिकली है क्या, और डिसेबिलिटी का यहाँ पे मीनिंग क्या है। एक बात कर रही है, जब बात हो रही है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रिपेयर करने की, तो उसके रेफरेंस में, उस पर्सपेक्टिव में डिसेबिलिटी क्या है, ठीक है। डिसेबिलिटी किस वे में हो सकती है, इंटेलेक्चुअल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, मेंटली हो सकती है, सोशली वे में भी वही हो सकता है। फिर इसके साथ में डिसेबिलिटी के बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है डिसेबिलिटी का, ठीक है, कौन कौन सी फॉर्म्स में हो सकती है, फॉर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। उसके बारे में, उसके बाद में फिर बात हो रही है कि डिसेबिलिटी के क्या क्या वेज हो सकते हैं, उसकी फॉर्म्स कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है, मॉडल्स कौन कौन से हो सकते हैं डिसेबिलिटी के, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बात हो रही है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, आइडेंटिफिकेशन हम पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के बाद में इंटरवेंशन, कि किस तरीके से उसको इंटरवीन किया जाए, उसको क्या किया जाए, एक ऐसे वे में अप्रोच, एक ऐसा अप्रोच तैयार किया जाए जो हमारे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की वे में हो, और जो हमारी जो डिसेबिलिटी है उसको इंटरवीन किया जाए, उसका किस तरीके से अपन कह सकते हैं निदान किया जाए, उसकी उस पर फोकस किया जाएगा, इंटरवेंशन पर, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है।
ठीक है, ये तो बात हुई डिसेबिलिटी की। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है सोशल कंस्ट्रक्ट की बात हो रही है कि सोसाइटी ऐसे कैसे प्रिपेयर किया जाए तो इंक्लूसिव सोसाइटी हो, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूजन की बात हुई है कि जहाँ पर इन दोनों को ही कैसे एक ऐसा अप्रोच प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट की, तो इन दोनों को इंक्लूसिव करके कह सकते हैं कि इंक्लूजन करके उनका एक ऐसा सोशल कंस्ट्रक्ट प्रिपेयर किया जाए जिसमें कि सभी बच्चे एक साथ में पढ़ सकें और किसी को भी क्या हो अलग फील ना हो, सबके लिए क्या हो इन्वायरमेंट क्या हो अडेप्टिव हो, किसी को भी ऐसा ना लगे कि ये तो मेरे लिए बहुत ही अलग चीज हो गई। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट को प्रिपेयर करने की बात हुई है और ऐसा इन्वायरमेंट हम तभी प्रिपेयर कर सकते हैं जब सोसाइटी की ये जो एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर क्या हो रहा है डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं उनको हम समझेंगे और उनको इंटरवीन करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है इसी टॉपिक से इसी यूनिट से रिलेटेड फिर दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ। फिर बात हुई कि जो स्कूल में मेंटल हेल्थ को किस तरीके से अंडरस्टैंड किया सकता है, मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस स्कूल में कैसे हो सकती है। फिर उसके बारे में बात हो रही है कि जो मेंटल हेल्थ आजकल कितना मेंटल हेल्थ से क्या समझते हैं कि कोई भी पर्सन जो अपने डे टू डे फंक्शंस जो है बेसिकली प्रॉपर वे में कर पा रहा है, ठीक है, उसको अपनी डेली लाइफ में डिफिकल्टी नहीं हो रही है और अगर डिफिकल्टी हो भी रही है तो वो उसको ओवरकम कर पा रहा है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल ही रियलिटी से बहुत दूर चला गया है, डे टू डे लाइफ में एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा, उसकी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ डिस्टर्ब्ड हो चुकी है, कह सकते हैं कि वो एक मेंटली अनहेल्दी पर्सन है। तो स्कूल के पर्सपेक्टिव में, इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्कूल, मेंटल हेल्थ किस टाइप की होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ क्या है, उस इश्यू को यहाँ पे एड्रेस किया गया है। ठीक है, वेज किए गए कि प्रिवेंटिव वे, क्यूरेटिव, ठीक है, प्रमोटिव डायमेंशंस की मेंटल हेल्थ को प्रमोट कैसे किया जाए, ठीक है, कौन कौन से अप्रोचेस हो सकते हैं जैसे मेंटल हेल्थ को इनहेंस किया जाए। ठीक है, मेंटल हेल्थ बेसिकली क्या है, कंपोनेंट, कितनी इंपॉर्टेंस है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझाना, साथ में प्रिवेंटिव की किस तरीके से मेंटल हेल्थ है उसको डिक्रीजमेंट को कैसा जाए कि फिर कह सकते हैं कि कोई मेंटली अनहेल्दी पर्सन जो हो रहा है उसको हेल्दी कैसे किया जाए, मेंटल हेल्थ को गिरने से कैसे प्रिवेंट, उसका जो प्रिवेंशन है वो किया जाए, इस चीज पे बात हो रही है। फिर बात हो रही है गाइडेंस एंड काउंसलिंग की। जो भी काउंसलर्स केवीएस स्कूलों में वैसे काउंसलर प्रोवाइडेड होते हैं, लेकिन एक जो अप्रोच है जो हमारा एनईपी बेस्ड, जो हमारा न्यू सिलेबस आया है, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन बेस्ड है, यहाँ पर बात हुई है कि जो भी चाइल्ड है उसको कोई इश्यू हो रहा है, क्योंकि हमने जो कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रिपेयर करने की बात हो रही है कि ऐसा एनवायरनमेंट प्रिपेयर करना जहाँ पे सबके लिए क्या हो अडेप्टेशन हो, सबको इजीली एडजस्ट करके स्टडी कर सके, एजुकेशन ले सके। ठीक है, तो यहाँ पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो थोड़ा सा अप्रोच है उसकी प्रोविजंस है बेसिकली, ठीक है, उनके बारे में किसको टीचर को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक इंट्रोडक्शन जो होगा कि किस अप्रोच से गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करानी चाहिए, गाइडेंस एंड काउंसलिंग दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उन चीजों को यहाँ पे स्टडी इसमें किया जाएगा। उसके बाद में बात हो रही है डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्स कि लास्टली और एक कंड्यूसिंग एनवायरनमेंट प्रिपेयर करने के एक जो अप्रोच हो सकता है वो हो सकता है कि स्कूल को और कम्युनिटी को एज अ लर्निंग रिसोर्स डेवलप किया जाए। इट मीन्स कि जहाँ पे लर्निंग के जो रिसोर्सेज हैं, लर्निंग का कह सकते हैं जो सोर्स मिल रहा है कि अच्छा हमें ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, तो ये दोनों ही जो सोर्सेज हैं, हमें सोसाइटी इतनी कह सकते हैं प्रोडक्टिव होनी चाहिए, सोसाइटी इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंसिव होनी चाहिए, स्कूल इतना इन्फ्लुएंसिव होना चाहिए कि बच्चे को जहाँ से भी कुछ लगे तो उसको लगे ये चीज मुझे सीखनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव चीजें सारी की सारी प्रिपेयर होनी चाहिए। तो जो सोसाइटी है, जो स्कूल है, जो कम्युनिटी है, उसको इस प्रकार से प्रिपेयर करना है, ठीक है, स्कूल एंड कम्युनिटी को, कि वो एक लर्निंग रिसोर्स के रूप में बने, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या करनी है, हमें कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बिल्डअप करना है। तो उससे रिलेटेड ये सारी चीजें हैं जो हम अपने सिलेबस में जब आगे हम पढ़ेंगे तो टॉपिक वाइज टॉपिक इन चीजों को स्टडी करेंगे। देन आता है हमारा फोर्थ पार्ट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। टीजीटी में इसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे, टीजीटी में इसमें से 6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टीजीटी में इसमें से 6 क्वेश्चन आएंगे और पीआरटी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि पूरा ही पीआरटी प्रिपेयर लेके चल रही है, क्योंकि पीआरटी कितने पूरे में से 60 क्वेश्चंस कवर कर रही है। तो पीआरटी वालों को तो बहुत ध्यान से सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत है और टीजीटी और पीजीटी वालों को भी। बात हो रही है यहाँ पे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप की। जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्कूल है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए और उसमें जो लीडरशिप होनी चाहिए, कह सकते हैं जो नेतृत्व होना चाहिए स्कूल का, जो स्कूल की जो अथॉरिटीज होनी चाहिए, उनका कैसा अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ में, टीचर के साथ में, अथॉरिटीज में जो उनका अप्रोच कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट्स का अप्रोच कैसा, जो टीचर है उनका अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो उसमें उनको लीडरशिप भी सिखाई गई है बेसिकली,
ठीक है। तो लीडर के किस किस वे में लीडर हो सकता है, एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हो सकता है, ठीक है, टीम बिल्डर हो सकता है, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर। ये सारे जो वेज हैं ये बताए गए हैं कि किस किस वे में एक टीचर हो सकता है। और इन सारे वेज को रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हो गया, टीम बिल्डर हो गया, ठीक है, एक इनिशिएटर होगा कि किसी भी चीज को इनिशिएट कैसे किया जाए, एक बच्चों के अंदर ये एक गुण भी डेवलप करना है, ठीक है, एज अ कोच वर्क करना होगा, ठीक है, एज अ मेंटर वर्क करना होगा। तो ये जितने भी लीडर के जो अप्रोचेस हैं, ठीक है, उनको हम स्टडी करेंगे एक एक अपने यूनिट में टॉपिक वाइज। बात हुई पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप कि जो स्कूल में जो लीडरशिप का पर्सपेक्टिव हो कैसा होना चाहिए, ठीक है। लीडरशिप को अगर अपन स्टडी करेंगे बहुत हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे बात रही है स्कूल के रेफरेंस में लीडरशिप कैसी होनी चाहिए। तो उसमें कुछ टाइप्स बताए गए हैं, इंस्ट्रक्शनल हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ट्रांसफॉर्मेटिव हो गया। तो ये वेज है जहाँ पर नेतृत्व को बताया गया है कि किस तरीके का नेतृत्व होना चाहिए, उसके पर्सपेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं। तो 3 पर्सपेक्टिव यहाँ पे बताए गए हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। फिर साथ में बात हुई है कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में विजन बिल्डिंग बहुत जरूरी है। विजन बिल्डिंग के अप्रोचेस क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से विजन बिल्डिंग हो सकती है, हाउ एंड व्हाट, इन दोनों चीजों को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर बाद में गोल सेटिंग, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में गोल सेटिंग कैसी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स की क्या गोल्स होने चाहिए, मैनेजमेंट की क्या गोल्स होने चाहिए, टीचर को क्या गोल्स होने चाहिए। तो गोल सेटिंग और कैसे की जाए गोल सेटिंग प्रोसेस इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। प्रोसेस की बात हो रही है, प्रोसेस स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद में क्रिएटिंग ए स्कूल डेवलपमेंट प्लान कि स्कूल को, और स्कूल ऑलरेडी डेवलप है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है और अगर है भी तो और कैसे डेवलप किया जाए और उसमें कौन सी चीजें इनहेंस की जाए जिसकी वजह से स्कूल क्या हो, इफेक्टिव स्कूल बन सके। तो इसके कौन कौन से अप्रोचेस होंगे उन चीजों को स्टडी करेंगे। इसके साथ में बात हो रही है किसकी, यूजिंग स्कूल प्रोसेसेस एंड फॉरम्स कि स्कूल की जो प्रोसेस होती है उनको किस तरीके से यूज किया जाए, जो स्कूल है उसकी जो टीचिंग है, लर्निंग है, उसको और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, उनको और स्ट्रेंथनिंग करने के लिए स्कूल की जो प्रोसेस होती है, लाइक स्कूल की प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस की बात हो रही है, लाइक टाइम टेबल हो गया, कैलेंडर हो गया, ठीक है, पेरेंट टीचर फोरम्स हो गया, लाइक पीटीएम की यहाँ पे बात हो रही है कि पीटीएम की इंपॉर्टेंस और पीटीएम कैसे कंडक्ट की जाए, स्कूल की असेंबली। तो ये स्कूल की प्रोसेसेस है, ये स्कूल के फोरम्स हैं जिनके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, जो स्कूल की जो टीचिंग लर्निंग का जो कह सकते हैं कि जो फोरम है उसको और ज्यादा, उससे कह सकते हैं टीचिंग लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रेंथनिंग कैसे किया जाए, इम्पैक्टफुल कैसे बनाया जाए, इन्फ्लुएंसर कैसे बनाया जाए। इसके लिए ये जो मेथड्स है, असेंबली हो गया, पेरेंट टीचर मीटिंग हो गया, टाइम टेबल हो गया, ये कुछ वेज हैं और भी काफी सारे हैं, डेवलपमेंटल फोरम, ये सबको यूज करेंगे, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे बेसिकली। इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे अचीवमेंट डेटा फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग, टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो अचीवमेंट डेटा होगा उसका यूटिलाइजेशन कैसा हो, बेसिकली लर्निंग में उसको कैसे यूज किया जाए, ठीक है। बाद में बात हो रही है असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट की, सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट कैसे हो, इट मीन बेसिकली पूरा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो, लीडरशिप कैसी हो, उसके टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कस किया गया है, वो हमारे सिलेबस में दिया गया है। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है, जो 4th यूनिट है, हमारा पार्ट है, उसमें और ये है क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद कम्युनिटी, कम्युनिटी के साथ में पार्टनरशिप क्रिएट करिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एनईपी बेस्ड जो हमारा एजुकेशन है वो एक हॉलिस्टिक वे में, ठीक है, स्टडी करने की बात करता है। एजुकेशन जो होनी चाहिए हॉलिस्टिक होनी चाहिए, इसकी बात कैसी होनी चाहिए, एक्सपीरियंशियल होनी चाहिए, ठीक है। लर्निंग कैसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल बेस्ड होनी चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो एनईपी की जो है वो एनईपी को कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, एनईपी को बाकी एजुकेशन पॉलिसी से अलग बनाती है और उसी पे बेस्ड ही हमारा सिलेबस है। तो इसमें बात हो रही है कि कैसे कम्युनिटी, इंडस्ट्री और दूसरे नेबरिंग स्कूल्स हैं उनके साथ में कह सकते हैं पार्टनरशिप क्रिएट करके कह सकते हैं कि स्कूल एनवायरनमेंट को अच्छा बनाया जाए, और जो किसके लिए, जो चिल्ड्रंस है, स्टूडेंट्स है, उनके एजुकेशन को और इन्फ्लुएंसिव बना सकता है, ठीक है। फिर बात हो रही है कि इंफॉर्मेशन, लर्निंग, कम्युनिकेशन, फॉर्मिंग लर्निंग कम्युनिटीज, तो लर्निंग कम्युनिटीज फॉर्म करके कैसे कह सकते हैं कि अपन ऑर्गेनाइज करके टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको और किस तरीके से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा लास्ट पार्ट है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, जो हमारा है लास्ट 5th पार्ट जो है, इसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे टीजीटी में, और पीआरटी वालों के लिए तो फिर से अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है सारा ही, क्योंकि आपके 60 क्वेश्चंस कवर होंगे इस पूरे पेडागोजी के सेक्शन से। बात हो रही है एनईपी की, एनईपी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनईपी को हमें बहुत अच्छे से कवर करके चलना है। एनईपी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी हम कह सकते हैं कि टॉपिक्स हो सकते हैं,
उन सबको स्टडी करेंगे, लाइक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, ये पीआरटी वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। फिर उसके बाद रहेगी फाउंडेशन, लर्निंग की फाउंडेशन कैसे रखी जाए पूरा अच्छे से, जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 NEP 2020 इसको बहुत थॉरली स्टडी करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था हॉलिस्टिक वे में इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन और लर्निंग, तो ये जो एनईपी के जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, पेडागोजी इन स्कूल, तो इन चीजों को हमें बहुत अच्छे से स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि एनईपी को पूरा अच्छे से समझना होगा थॉरोली इस चीज के लिए। ठीक है, इसके साथ में हम समझेंगे कुछ पुरानी हमारी पॉलिसीज थी। ठीक है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझेंगे। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो होगा उसके साथ में चिल्ड्रन राइट्स की बात की गई है। ये जो चिल्ड्रन राइट्स हैं, ठीक है, उसको की कौन कौन सी प्रोविजंस हैं जिनके थ्रू एक सेफ एनवायरनमेंट, सिक्योर एनवायरनमेंट स्कूल में प्रिपेयर किया जा सके। किसके लिए? तो उसके लिए स्टूडेंट्स को भी चाइल्ड राइट्स की नॉलेज होनी चाहिए, टीचर्स को भी होनी चाहिए। लाइक अगर इम्पोर्टेंट चाइल्ड राइट्स की बात करें तो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट चाइल्ड राइट्स हैं, लाइक हम बात करें किशोर न्याय 2000, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाइल्ड लेबर एक्ट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ बहुत जरूरी एक्ट है। ये क्या कह सकते हैं, पॉक्सो एक्ट हो गया, ठीक है, पॉक्सो 2012। उसके साथ में आरटीई, ठीक है, इसमें दिया हुआ है, आरटी तो अलग से दिया हुआ है, आरटीई हमेशा से आता रहा है। उसके साथ में अभी ये वाली चीजें भी ऐड हो गई हैं। ठीक है, प्रिवेंशन चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है वो 2006, साथ में किशोर न्याय 2000, चाइल्ड लेबर एक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, ठीक है, जो चिल्ड्रन राइट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन चीजों को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि कैसे एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रिपेयर किया जाए चिल्ड्रंस के लिए। उसके अलावा हिस्टोरिक वे में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज थी उनको स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज पहले रही हैं। ठीक है, वे स्कूल एजुकेशन के रेफरेंस में उनका क्या क्या रेफरेंस था, और इस वाली में जो अब नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसीज थी उनके बीच में क्या डिफरेंस है। लाइक एजुकेशन पॉलिसीज जो है हमारे पास 3 एजुकेशन पॉलिसीज आई है अब तक इंडिया में, 3 टाइम पर उनमें रिफॉर्म्स होते रहे हैं। पहली आई थी, जो पहली एजुकेशन पॉलिसी थी 1968, दूसरी 1986 और तीसरी 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर आई है। 86 में थी वो राजीव गांधी की सरकार लेकर आई थी, और उससे पहले जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई थी। लेकिन बीच में 1992 में क्या रिफॉर्म किया गया था, 86 की एजुकेशन पॉलिसी जो थी उसको किसके थ्रू, पीवी नरसिम्हा राव जो थे, ठीक है, उनकी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उस चीज को कह सकते हैं 1986 राजीव गांधी और 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने इस जो एजुकेशन पॉलिसी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें कुछ चेंजेस किए, उसको थोड़ा सा रिफॉर्म किया। उसके बाद इस चीज को 2016 और 17 में मोदी सरकार ने भी इस चीज में रिफॉर्म चेंजेस किए। लेकिन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज हैं वो 3 ही आई है, तो उनको हम हिस्टोरिकली समझेंगे कि बेसिकली उनका क्या इम्पैक्ट रहा है, और स्कूल एजुकेशन के रेफरेंस में, पर्सपेक्टिव में वो एजुकेशन पॉलिसी आज की एजुकेशन पॉलिसी से कैसे डिफरेंट थी। उसके बाद में बात हो रही है स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स। हमने कहा करिकुलम को समझा था कि करिकुलम क्या होता है, टाइप्स क्या है, सिलेबस क्या है। ठीक है, अब ये स्कूल का करिकुलम क्या होगा, वो उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स होंगे स्कूल के करिकुलम, ठीक है, उसके प्रिंसिपल्स, उसके पर्सपेक्टिव क्या होंगे, करिकुलर एरियाज कौन से होंगे, नॉलेज बेस्ड जो चीजें हैं स्कूल करिकुलम में वो चीजें, और साथ में हम पढ़ेंगे पेडागोजी एंड असेसमेंट कि स्कूल में पेडागोजी जो है वो क्या हो सकती है, उसका स्कूल के पर्सपेक्टिव में पेडागोजी कैसी होगी, असेसमेंट कैसे होगा। तो ये हमने पूरा हमारा जो सिलेबस है उसके पूरे 5 पार्ट जो है वो समझ लिए हैं। इसके बाद सीक्वेंशियल स्टडी करेंगे, ऑर्डरली एक एक यूनिट जो है बेसिकली उसको समझेंगे। शुरुआत करेंगे अपनी फर्स्ट यूनिट से, जब अपन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, हमारे जो नेक्स्ट सेशन होंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट जो पार्ट है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जो हमारे 15 क्वेश्चंस कवर करेगा, उस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स से शुरुआत करेंगे समझने की, पूरा अच्छे से समझेंगे थॉरोली, और हम शुरुआत करेंगे इन कॉन्सेप्ट से, ग्रोथ, मैचुरेशन, डेवलपमेंट, इनसे शुरुआत करेंगे इसकी हमारी क्लासेस की
जो हमारा पूरा प्रिपरेशन है वो हमारी बेसिक से शुरुआत करेंगे और इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे और सिलेबस के हिसाब से सारा कुछ कवर करते चलेंगे। तो ये आज हमारा जो पूरा सिलेबस डिस्कशन था वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट यूनिट से शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक पर होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, ये सेशन इंटरैक्टिव हो, आपके लिए इन्फ्लुएंसिव हो, तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए एंड प्लीज नीडी वंस के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।